नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। इस वक्त हम जो है सीतामढ़ी से सटे, सीतामढ़ी जिला से सटे मधुबनी जिला है और हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड में मेघवन पंचायत है, जहां पर हमारे इस समय इतिहास को रचने वाले जनप्रतिनिधि जो है मौजूद हैं और लगातार अपने पंचायत में किसी न किसी पोस्ट पर जो है रहे हैं। इस समय पैक्स अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इनके जो घर में परिवार में लगातार जो है मुखिया के पोस्ट पर जो है बने रहे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जैसे कि मुझे मालूम हुआ है कि आपके परिवार में या फिर आपके आप भी जो है प्रतिनिधि है, ये कैसे संभव है कि अपने शुरू से जो है पंचायती राज के संदर्भ में जो है, ये आखिर संभव कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस बारिश के मौसम में इतनी दूर से सीतामढ़ी से चल के माँ जानकी की धरती से चल कर के मधुबनी की धरती पे आए। हम आपका स्वागत करते हैं। और उसके बाद हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, हम वो राजनीतिक परिवार से हम आते हैं। हमारे नाना स्वर्गीय हारून रशीद उनका नाम था। वो 1962 में जब बिहार में पंचायती राज लागू हुआ, तब वो इस पंचायत के मेघवन पंचायत के मुखिया बने और अपने जीते जी 2000 ईस्वी तक वो मुखिया रहे। 2000 ईस्वी के बाद 2001 में बिहार में फिर से नया पंचायती राज का चुनाव हुआ। उसमें 2001 में इस पंचायत के मुखिया लोगों ने हमको चुना। 2001 से 2006 तक हम खुद मुखिया रहे। उसके बाद 2006 के बाद जब चुनाव हुआ तो मेरा पंचायत आरक्षण की श्रेणी में आ गया और मैं डायरेक्ट मुखिया के चुनाव लड़ने से वंचित हो गया। फिर मैं 2006 से 16 तक पंचायत समिति के पोस्ट पे लड़ा। 2016 में मेरी वो सीट भी खत्म हो गई। मैं मुखिया और समिति के पोस्ट पे नहीं लड़ सका। इस साल 2021-22 में जब चुनाव हुआ तो फिर मेरी माँ इस पंचायत की मुखिया बनी, माननीय साबरा खातून। तो यही हमारा है कि हमारे नाना पहले मुखिया बने, फिर हम बने, फिर मेरी माँ है अभी वर्तमान में यहाँ की मुखिया। और 2002 से मैं आज तक यहाँ का पैक्स अध्यक्ष हूँ। यहाँ की जनता ने जो मुझे इतना प्यार दिया, हम उसके लिए उनके आभारी रहेंगे। एक सवाल और भी है कि जिस समय आपने कहा कि नाना जी यहाँ के आपके मुखिया जी थे, जब पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, उस समय और अभी के इस बीच का जो अंतराल है, जो गवर्नमेंट की कार्यकाल है, वो किस प्रकार से अलग नजर आ रहा है? देखिए, जब बिहार में फर्स्ट टाइम पंचायती राज लागू हुआ था और वो 2000 तक तकरीबन पंचायत के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थी और ना इतना सारा फंड था जो पंचायतों की तरफ लोग देखा करते थे। लेकिन 2001 के बाद बिहार सरकार और भारत सरकार ने पंचायतों को सीधे राशि ट्रांसफ़र करना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा करके जो पंचायत का बजट था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो शुरू में 1 से 6 तक बहुत कम मात्रा में विकास के लिए फंड आया, लेकिन फिर उसके बाद वो फंड बढ़ता चला गया और आज सरकार ने पंचायतों के द्वारा जो विकास का रास्ता चुना है वो एक बड़ा मजबूत रास्ता है। अगर पंचायतों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सही माने में अपने कर्तव्य का पालन करें तो मैं समझता हूं कि पंचायत या जो गांव का विकास है वो किसी दूसरे का मोहताज नहीं रहेगा। सर, अगर हम बात करें कि जिस समय आप 2001 में भी जो है जनप्रतिनिधि थे, इस वक्त भी जो है, लेकिन 2001 में ऐसा था कि मुखिया का अपना पावर था कि किसी भी योजना को जो है अपने पंचायत में कर सकता था डायरेक्ट, लेकिन अभी ऐसे सिस्टम नहीं है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो इस व्यवस्था को अपने अंदर में लिया है,
क्या इससे मुखिया पर कितना असर पड़ता है? निश्चित तौर पे विकास के लिए फंड तो दिया है मुखिया को, लेकिन उसके हाथ पांव को बांध दिया गया है। जी हमको अभी जरूरत है जिस चीज में पैसा खर्च करने की, लेकिन कागज में बाध्यता है कि हम उस चीज पे पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं जो हमारी जरूरत है। जी सरकार ने अपना एक रूपरेखा तैयार करके भेज दिया है, जी जो निश्चित तौर पे मुखिया के अधिकारों में कटौती है। जी। पंचायती राज का गठन इसीलिए हुआ था कि ताकि गांव शहर देहात को जो है शहर से जोड़ सके, लेकिन क्या उसमें जो लागत आती है, क्या किसी योजना में जो जितनी सारी मटेरियल होती है, जितनी सारी कंपेरिजन की जाती है, क्या उससे आज भी जो है जनप्रतिनिधि खुश है कि नहीं, इस पर भी हम जो है बातचीत करेंगे। मुखिया जी, अगर देखा जाए सरकार की जो मटेरियल का जो रेट दे रही है वो और मार्केट में जो रेट है वो दोनों में अंतर है, इस दोनों में अंतर होते हुए आप लोग इसको कैसे पूरा करते हैं? देखिए, तकरीबन दो गुने का फर्क है। जी जैसे ईंट का रेट जो है तकरीबन 6,000 के करीब एस्टिमेट कॉस्ट है, जी लेकिन मार्केट में वो ईंट 12,000 से कम पे नहीं मिल रहा है। जी तो अब क्या है कि लोग उसी में एडजस्ट करके चलते हैं, भाई जी। विकास तो करना है, तो जो काम है उस पर लोड तो पड़ रहा है पंचायतों पे, जी लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा तो करना है, उनको करते हैं, थोड़ा लोड बर्दाश्त कर। अभी आ रही उसमें ऐसा भी है सर कि बहुत सारी अभी कहा जा रहा है कि अभी आपने कहा कि पंचायत में जितनी सारी योजना आता है या फिर बीते 5 वर्षीय में जो योजना आया है उस योजना को देखते हुए और अभी आप लोग कितना नाखुश है, क्योंकि हर पंचायत में जितनी सारी योजना आया पिछले 5 वर्षीय में, उस योजना को लेकर कितना खुश है? नहीं, विकास का जो राशि तो देखने में बहुत बड़ी राशि लगती है, लेकिन मैंने कहा ना कि नकेल कसे हुआ है, जो टायर्ड अनटायर्ड मद में जो लोगों ने तय करके पैसा भेजा है। अब उसमें मुझे ज़रूरत है सड़क बनाने की, मुझे ज़रूरत है नाली बनाने की, लेकिन अब उसमें जो है 30 से 40% हमको खर्च करना है, बाकी पैसा दूसरे चीज़ों में खर्च करना है। तो अब मैंने 40 रुपया तो खर्च कर लिया सड़क बनाने में, मुझे ज़रूरत है 60 रुपया खर्च करने की। अब वो 20 रुपया मेरे पास रहते हुए हम उस मद में नहीं खर्च कर सकते हैं, ये बंदिश है हम पे। एक और भी देखा जा रहा है सर, बिहार में कहीं ना कहीं जो है 8,500 के आसपास जो है पंचायत है बिहार में। बहुत सारे मुखिया जो है इस वक्त अपराधियों की गोली का शिकार हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुखिया के ऊपर किसी भी प्रकार की सुरक्षा के प्रकार? निश्चित तौर पे जब ये जो आपसी रंजिश है, राजनीति का हो या घरेलू हो, तो मुखिया एक ऐसा पोस्ट है जो 24 घंटा पब्लिक के बीच में सुलभ रहते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, और हर छोटी बड़ी घटना होती है उसमें मुखिया को इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे 2 भाइयों का भी झगड़ा हो गया तो चलो मुखिया जी को बुला ले आओ। अब मुखिया करते क्या है, वहाँ जाएंगे तो किसी एक पक्ष का तो पक्ष लेंगे नहीं, वो जो जायज़ बात होता है वो बोलते हैं, लेकिन वो जायज़ बात जिस भाई के या जिस पक्ष के विरोध में जाता है वो उनको निजी दुश्मनी में बदल लेता है और उनका जान का दुश्मन बन जाता है। और यही कारण है कि इतनी राजनीतिक हत्याएं मुखियाओं की हो रही है बिहार में। निश्चित तौर पे मुखियाओं को सुरक्षा का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल है सर कि अभी हमारे इंटरव्यू में आपने कहा कि मैं पैक्स सदस्य भी हूँ, किसानों को लेकर के क्या सुविधा है आपके पास और क्या गवर्नमेंट जो दे रही? देखिए, बिहार में जब 2000 पहले तक जो कृषि साख सहयोग समिति थी, वो निश्चित तौर पे किसानों के लिए एक बड़ा मतलब ऐसा माध्यम था कि किसान अपनी जीविका उसके जरिए तय करते थे। जैसे किसान को खाद मिल जाता था खेती करने के लिए, खेती के लिए नगद लोन मिल जाता था। अब जो है वो आसानी से नहीं मिल पा रहा है। किसान को बिल्कुल दूसरे पे आश्रित रहना पड़ता है, बाजार पे आश्रित होना पड़ता है। पैक्सों के माध्यम से किसान को लोन मिलना तकरीबन बंद हो गया है
और खाद जिनके पास लाइसेंस है, जो पैक्स खाद का लाइसेंस कारोबार करते हैं, जी तो पूरे सीजन में 1 ट्रक खाद देते हैं, और जब खेती का समय बीत जाता है तब वो खाद किसानों पे अवेलेबल होता है। नतीजा होता है कि किसान की कमर टूट जाती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसान की इस समस्या